ये अवस्था, जब हम पंचम अवस्था की बात करते हैं तो ये अवस्था आप देखेंगे कि 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होती है। 18 या 19 वाली जो अवस्था है उसको हमने यहाँ पर कहा है किशोर अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है उसमें अहम अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को वो फाइंड करता है, अपनी पहचान के लिए वो प्रयासरत रहता है। उसको लगता है समाज में, परिवार में, विद्यालय में, मित्र मंडली में उसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक स्टेटस है। अब उस कई किशोर इस अवस्था में अपने स्वयं की पहचान, अपनी योग्यताओं की पहचान कर लेते हैं और उनमें आइडेंटिटी विकसित होने लगती है। फिर देखेंगे जो सही रूप से नहीं पहचान पाता वो अपनी भूमिका को लेकर उनको भ्रांति विकसित हो जाती है। ऐसे वाले जो छात्र रहते हैं जो अपनी योग्यताओं को सही रंग से नहीं पहचानते, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो आइडेंटिटी उसकी जो वो होती है, क्राइसिस के दौर से वो बच्चा गुजरता है, परेशान हो जाता है। ऐसे किशोर अपनी शिक्षा को लगातार जारी नहीं रख पाते, जारी रखने में असमर्थ होते हैं और वो अपनी इस भ्रांति की स्थिति को क्या कहें, जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पा रहा है तो उसमें क्राइसिस हो गए। तो ये जो भ्रांति वाली स्थिति रहती है वो बच्चा बहुत समय तक अपनी इस भ्रांति की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अब आप देखेंगे इसी अवस्था में जब हम इसकी बात करते हैं तो भ्रांति की स्थिति बने रहने के बाद में बच्चे का आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। वो अपने कार्य करने के प्रति जो वचनबद्धता हो जाती है उस वचनबद्धता को भी वो अपने आप से, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को वो आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा है, क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, उसे भ्रांति हो गई है, वो अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि उसमें क्या अपने ही कार्य के प्रति उसमें वचनबद्धता से वो स्थगित हो जाता है। फिर आप किशोर इस अवस्था में अहम बनाम भूमिका भ्रांति वाली जब क्राइसिस से गुजरता है तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको एरिक्सन कहते हैं मनोसामाजिक विलंबन। ऐसी वाली ये इस अवस्था को, जो हम इस अवस्था को पढ़ रहे हैं, इसको उन्होंने कहा जब उसे भूमिका भ्रांति हो जाती है तो एरिक्सन इस अवस्था में कहते हैं भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोसामाजिक विलंबन कहते हैं। अर्थात जब वो इसमें अहम में और भूमिका भ्रांति के बीच में इस संघर्ष में जब विजय प्राप्त कर लेता है, या हम ऐसा मानते हैं कि इसमें इस संघर्ष का वो समाधान कर लेता है, तो इस समाधान के साथ ही उसमें अपनी किशोरों की विचारधाराएं, मानक आदि ऐसे गुणों का विकास होता है और समाज की विचारधाराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं आदि, इन विचारधाराओं को वो स्वीकार कर लेता है और इन्हीं के अनुसार जीवन जीता है। अब हम बात करेंगे छठी अवस्था की, जिसे तरुण वयस्क अवस्था कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे छठी अवस्था तरुण वयस्क अवस्था, यहाँ हमने नाम दिया है घनिष्ठता बनाम विलग्नता। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो आयु वर्ग होता है वो 20 से 30 वर्ष के मध्य होता है। अर्थात इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। किसी न किसी व्यवसाय में जीविका उपार्जन के साधनों को वो अपना लेता है और समाज के साथ, परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और लैंगिक संबंधों में भी वो घनिष्ठता को प्राप्त करता है। अपना परिवार, ऑफिस में यदि जाता है तो परिवार है, मित्र है, सहकर्मी हैं, रिश्तेदार हैं, तो सामाजिक रूप से घनिष्ठता स्थापित करता है। अपने जीवन साथी के साथ भी लैंगिक संबंधों का निर्माण करता है, लैंगिक संबंधों में घनिष्ठता स्थापित करता है। यदि इस घनिष्ठता के परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति इन सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न नहीं कर पाता तो उसमें आइसोलेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकृत कर देती है। तो आप यहाँ देखेंगे व्यक्ति अपने आप में खोया खोया सा रहता है, उसमें सामाजिक आइसोलेशन का भाव विकसित हो जाता है। फिर देखेंगे अगर ये विलगन अधिक हो जाता है, आइसोलेशन का भाव अधिक हो जाता है, तो आप देखेंगे कि गैर सामाजिक व्यवहार करने लगता है, या हम उसे एक प्रकार से बोल सकते हैं मनोविकारी व्यवहार भी वो करने लगता है। इसी के साथ में देखेंगे यदि वो घनिष्ठता बनाम विलग्नता के बीच में यदि जो संघर्ष होता है और यदि वो उसका समाधान कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसमें स्नेह की भावना
उत्पन्न हो जाती है। जब उसमें स्नेह की भावना उत्पन्न हो जाती है तो इसका अभिप्राय ये है कि वो जितने भी उसके जो संबंध हैं, आपसी जो संबंध हैं, सामाजिक जो संबंध हैं, चाहे वो जीवन साथी से हो, रिश्तेदार से हो, परिवार से हो, घर से हो, मित्रों से है और सहकर्मियों से हो, उसको पूरी क्षमता के साथ, पारस्परिक समर्पण की क्षमता के साथ उनको निभाता है। ये हम बात कर रहे थे छठी अवस्था की। अब हम बात करेंगे सातवीं अवस्था की। उसको बोलते हैं हम जननात्मक अवस्था। देखिए, जननात्मक अवस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जननात्मकता बनाम जड़ता। मतलब ये वाला जो उम्र है यहाँ पर, ये 30 से 45 वर्ष के मध्य होती है। ये जो अवस्था है जननात्मक अवस्था, ये 30 से 45 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में आते आते व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोचने लगता है, उनके कल्याण के बारे में सोचने लगता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप में मस्त हो जाते हैं और अपने लिए ही खूब सारे भौतिक संसाधन और सुख सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। उनकी रुचि अपने आप को खुश करने में अधिक होती है। अब आप साथ में ये देखेंगे कि यहाँ पर उनकी अपनी कुछ आवश्यकताएं ही सर्वोपरि हो जाती है। और यदि आप देखेंगे, अगर इस तरह की भावना आती है, वो अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता है, उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता है, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, अपने आप में गुम हो जाता है, अपने आप के बारे में सोचता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे जड़ता की स्थिति कहते हैं। जब ऐसी वाली स्थिति होती है तो आप देखेंगे जननात्मकता बनाम जड़ता, दोनों के बीच में जब संघर्ष होता है, व्यक्ति जब इसका समाधान कर लेता है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक भाव की उत्पत्ति होती है जिसे हम देखभाल बोलते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस अवस्था में आते आते बालक या इस अवस्था में आते आते व्यक्ति में दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब हम एरिक्सन की जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है, उस 8वीं सिद्धांत की अवस्था का हम चर्चा करेंगे उस पर, और वो है परिपक्व अवस्था। हम एरिक्सन की परिपक्व अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने बात करेंगे हम अभी यहाँ पर अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये जो अवस्था है सामाजिक विकास की, ये अंतिम अवस्था है। ये 65 वर्ष से अधिक, मान लीजिए मतलब 65 वर्ष की आयु से मृत्यु तक होती है, मृत्यु होने तक होती है। व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर भूतकाल की ओर हो जाता है। एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई है, 8वीं अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 65 वर्ष से अधिक की उम्र में या उस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर भूतकाल में हो जाता है। उसने जो भी कार्य किए हैं उसकी सफलता वो स्वयं अपना मूल्यांकन करता है, उनकी सफलता असफलता के बारे में सोचता है, अपने किए गए कार्यों के बारे में सोचता है कि मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा। यदि उसे लगता है कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने अपने सारे ही कर्तव्यों की पूर्ति की है, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अहम, उसमें अहम का भाव जागृत हो जाता है। यदि उसे निराशा हाथ लगती है, उसे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, मेरी ड्यूटीज़ बनती थी, मैं उसको अच्छे से नहीं निभा पाया हूँ, या मैं अपने अधिकारों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर पाया हूँ, तो उसे निराशा हाथ लगती है। ये जो अवस्था है वो स्वयं मूल्यांकन की अवस्था है कि व्यक्ति स्वयं सेल्फ इवोल्यूशन अपना करता है कि मैंने जीवन में क्या करा है क्या नहीं करा है। इस समय व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अर्थात व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता ही ये है, मनोसामाजिक शक्ति यही है परिपक्वता। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 8वीं अवस्था में ऐसी ये जो 8 अवस्था बताई है, प्रत्येक अवस्था की कमजोरी और प्रत्येक अवस्था का जो प्लस पॉइंट है, प्रबल बिंदु है, दोनों को लेकर एरिक्सन ने इन 8 अवस्थाओं में बात की है। जो पहला एक कमजोरी है और एक उसकी प्रबलता है, दोनों के मध्य संघर्ष होता है और समाधान के स्वरूप कौन सा भाव जागृत होता है उसके बारे में एरिक्सन ने इन 8 अवस्थाओं में बताया है। और एरिक्सन का ये जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत से मिलता जुलता है। जैसे उन्होंने उस सिद्धांत की अवस्थाएं बताई थी, ऐसे ही एरिक्सन ने उसकी अवस्थाएं बताई है। फर्क सिर्फ इतना है
कि सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने यहाँ पर जो बात की थी वो लैंगिक कारकों की बात की थी, जैविक कारकों की बात की थी, और एरिक्सन महोदय ने यहाँ पर सामाजिक कारकों की बात की है और ऐतिहासिक कारकों की बात की है।